Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ के अंदर आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस किया था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी का है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में आज पढ़ा रहा हूँ आपको। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन हुआ था 1945 के अंदर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। 51 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था, जिन लोगों ने कमिटमेंट दिया था कि हम लोग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखेंगे और फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे हमारे आसपास के नेशन के साथ, या तो जितने भी वर्ल्ड के नेशन हैं उनके साथ, और उसके साथ हम लोग प्रमोट करेंगे सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। राइट, तो इन सब एम के साथ ये 51 नेशन जो थे वो एक होकर एक यूनाइटेड नेशन, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, इस प्रकार का बनाया था। फाउंडेशन की बात करते हैं तो 51 मेंबर स्टेट थे, जैसे हमने अभी देखा। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर और फ्रेंडली रिलेशनशिप को लेकर ये लोग आगे बढ़े थे। एज ऑफ नाउ देयर आर 193 मेंबर्स। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ट्रिग्वे ली वो इलेक्ट हुए थे फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के अंदर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी है अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश एंड रशियन। लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा था वो है साउथ सुडान। सेक्रेटरी जनरल मौजूदा टाइम पर करंटली है एंटोनियो गुटेरेस। एम्बलम इसका है मैप ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन टू ऑलिव ब्रांच इन वाइट एंड ब्लू कलर। तो ये वर्ल्ड का मैप, दो ऑलिव ब्रांच यहाँ पर है, वाइट एंड ब्लू कलर के अंदर इसका लोगो है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो चार मेन पर्पस है। एक तो पीस मेंटेन करना पूरे वर्ल्ड में, सेकंड फ्रेंडली रिलेशन रखना अमॉन्ग द नेशंस, थर्ड नेशन को हेल्प करना ताकि वो एक साथ काम करे और अपने देश में जो लाइव्स है पुअर पीपल की उसको सुधारे, इम्प्रूव करे, भूखमरी या हंगर जो है उसको ख़त्म करे, डिजीज़ और इलिटरेसी उस पर काम करे, और एंकरेज करे कि वो एक दूसरे के राइट्स एंड फ्रीडम्स को रिस्पेक्ट करे जो लोग रहते हैं नेशंस में और पूरे वर्ल्ड में। फोर्थ इसका पर्पस है हार्मोनाइजिंग द एक्शन, जो भी एक्शन है उसको हार्मोनाइज करे और एक काम एंड कूल कंडीशन में और एक बेहतर तरीके से अपने अपने जो नेशन के गोल है उसको अचीव करें। प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है तो उसमें एक जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। इन सब के बारे में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। जनरल असेंबली न्यूयॉर्क के अंदर है। इसमें सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट मौजूद रहते हैं। असेंबली हर साल मिलती है, एक सेशन होता है साल में एक बार, और एक इमरजेंसी सेशन भी हो सकता है जब भी ज़रूरत पड़े तब। जो प्रेसिडेंट है और वो इसको लीड करता है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। जो टोटल मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के वो मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। रोटेशनल बेसिस पर होता है, रीजनल बेसिस पर, और 21 वाइस प्रेसिडेंट मौजूद रहते हैं। मेजर वर्क जो है जनरल असेंबली का उसमें रहता है यूनाइटेड नेशन के अदर जो ऑर्गन, अभी हमने जो 6 ऑर्गन देखे उसका इलेक्शन करना, फिर एडमिशन, सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन, किसी मेंबर को जोड़ना है, किसी को सस्पेंड करना है या निकालना है तो वो सब डिसाइड करता है कौन, जनरल असेंबली। फिर यूनाइटेड नेशन का जो बजटरी मैटर है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। वोटिंग किया जाता है 2/3। अगर वोट किसी भी चीज़ पर या किसी भी डिसीजन पर गिर जाता है तो वो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में हो जाता है। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है उसका 2/3, जो आपके पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट में जैसे होता है उस प्रकार से। जो मेजर रिकमेंडेशन है जो जनरल सेक्रेटरी असेंबली देता है वो यूएन के स्कोप के अंदर होता है, लेकिन जो पीस एंड सिक्योरिटी का जो मैटर है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस करता है। उसके अलावा ये नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करता है यूएनएससी के अंदर, जो 15 नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर के अलावा। सभी मेंबर इकोसोक, उसमें भी इलेक्शन या इलेक्शन करके मेंबर कौन भेजता है, जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट या इलेक्ट करके कौन लाता है, जनरल असेंबली। एंड 15 जजेस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, आईसीजे के, वो भी जनरल असेंबली नॉमिनेट और इलेक्ट करके भेजता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। इसको पुलिसमेंट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है।
इसका काम है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना अमॉन्ग द कंट्रीज। जो दूसरे ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन वाला है, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास ज़्यादा पावर रहता है और ये बाइंडिंग डिसीजन देता है बाकी के मेंबर्स को। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं जिसके पास वीटो पावर रहता है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहता है। सॉरी, लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने 15 बोल दिया था, इन टोटल 15 है, नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स ही है। तो हर 2 साल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते हैं, सिमिलर टू जो अपना राज्यसभा है उसके जैसा। 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर रहता है, यानी कि अगर कोई भी इशू या मैटर आता है, अगर एक भी मेंबर उसमें मना कर देता है ड्यूरिंग द वोटिंग, तो वो खत्म हो जाता है, यानी कि उसके पास वो वीटो रहता है। तो यूएन रेजोल्यूशन के अंदर इनके पास वीटो रहता है। फिर परमानेंट मेंबर को अडॉप्ट करना, ब्लॉक करना, ठीक है, दो नॉट डिबेट। तो इन कोई भी डिसीजन लेना है तो ये 5 मेंबर परमानेंट वाले, तो वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी वाले हैं और हर कोई वीटो पावर अपना यूज कर सकता है किसी भी डिसीजन को विथहोल्ड करने के लिए। 10 टेम्पररी सीट है, हर 2 साल के टर्म के लिए वो इलेक्ट होता है, जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है रीजनल बेसिस पर। जो प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी रोटेट होती है अमॉन्ग द 5 मेंबर्स ऑन द अल्फाबेटिकली मैनर ईच मंथ। सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, सचिवालय न्यूयॉर्क के अंदर है, इसको हेड करता है सेक्रेटरी जनरल। इनको बोला जाता है दी फैक्टो स्पोक पर्सन और ये यूनाइटेड नेशन के लीडर भी है। जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है आफ्टर बीइंग रिकमेंडेड बाय दी सोशल सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है और बाद में अपॉइंटमेंट करता है जनरल असेंबली। ये सभी टास्क करता है जो सिक्योरिटी काउंसिल डायरेक्ट करता है, या तो जनरल असेंबली डायरेक्ट करता है या तो इकोसोक डायरेक्ट करता है या दूसरी यूनाइटेड नेशन बॉडी की। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड के अंदर। इसके अंदर 15 जज होता है जो 9 साल के लिए सर्व करता है और अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। एवरी सिटिंग जो है जज की वो अलग अलग नेशन की रहेगी। यहाँ पर केस सुने जाते हैं वॉर क्राइम्स को लेकर, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस को लेकर, एथनिक क्लिनजिंग को लेकर और जो भी अदर रिलेटेड इश्यूज है उसको लेकर। प्राइमरी पर्पस क्या है, जो भी डिस्प्यूट है अमॉन्ग द कंट्रीज उसको सॉल्व करे। अनदर जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन का वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर है। जनरल असेंबली इसको असिस्ट करती है। ये क्या काम करता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में मदद करता है और प्रमोट करता है। 54 मेंबर्स है इसके, इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के लिए। जो प्रेसिडेंट है वो हर साल बदलता रहता है और अमॉन्ग दी स्मॉल एंड मिडल पावर्स के अंदर ही, जो स्मॉल एंड मिडल नेशन है उसके अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इकोसोक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, राइट। अब बात करते हैं हम ब्रिक्स की। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये एक ग्रुप है, एक रीजनल बोल सकते हैं, एक छोटा ग्रुप बोल सकते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज, 5 डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो फास्टेस्ट इकोनॉमिक जो है पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज, उन लोगों ने मिलकर ये बनाया है। ब्रिक्स का 5 इमर्जिंग कंट्री को मिला के ब्रिक्स बनाया गया, जैसा मैंने आपको बताया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, BRIC। इसको कॉइन किया था जिम ओ नील ने। ये चेयरमैन थे गोल्डमैन शेयर्स के 2001 के अंदर। जो फर्स्ट समिट हुआ था ब्रिक का वो हुआ था ईयर 2009 येकाटेरिनबर्ग के अंदर, रशिया में। 2010 के अंदर, अगले साल ही, साउथ अफ्रीका ने इस फॉर्मली ऑर्गेनाइज एसोसिएशन को ज्वाइन किया और बाद में इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। एस यानी कि साउथ अफ्रीका, वो बाद में जुड़ा। ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड का 40% का पॉपुलेशन ये कैरी करता है, यानी कि आप 5 देशों का पॉपुलेशन जोड़े तो 40% पॉपुलेशन हो जाता है एंड 25% ग्लोबल GDP इन 5 को मिला के बनता है। एस्टिमेटेड $4 ट्रिलियन कंबाइंड फॉरेक्स है इनके पास। बाइलेटरल रिलेशन भी कंडक्ट करते हैं ये इक्वली और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ब्रिक्स का जो 6 समिट है, जिसको जब 6 समिट के अंदर फोर्टलेजर डिक्लेरेशन हुआ था, इस 6 समिट के अंदर, इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण हुआ। जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF है, वैसे ही ब्रिक का एक खुद का बैंक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। क्यों इसको बनाया गया, ताकि फाइनेंस कर सके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को जो इनके नेशंस के बीच में और दूसरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी।
इसको एस्टैब्लिश करने के लिए कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया। इसमें क्या होगा, जो फाइनेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा अगर किसी देश में, अब ऐसे तो हमारे पास इंटरनेशनल ये IMF, लेकिन रीजनली इन लोगों के लिए इन लोगों ने कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया ताकि BOP क्राइसिस के अंदर इनको मदद मिल सके। 8th समिट हुआ था इंडिया पणजी गोवा के अंदर 2016 में। दैट्स इट फॉर द ब्रिक्स। अब बात करते हैं सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एक इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 देश शामिल है साउथ एशिया के। एस्टैब्लिश हुआ था 1985 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट है काठमांडू नेपाल के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। कौन कौन मेंबर है, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। फर्स्ट समिट हुआ था ढाका के अंदर, और जब ये सार्क बना उसके बाद सिर्फ एक ही मेंबर बाद में ऐड हुआ था, वो है अफगानिस्तान। यानी कि जब इसका बॉर्न हुआ था 1985 के अंदर सार्क नेशन का, तब अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं था, लेकिन बाद में अफगानिस्तान इसको इस ग्रुप को, रीजनल ग्रुप को जुड़ गया था। सार्क के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा साइन हुआ था ताकि कस्टम ड्यूटी जो है वो रिड्यूस किया जाए अप टू 0 बाय 2016 अमॉन्ग दी मेंबर स्टेट्स और मेंबर नेशंस। वीज़ा एक्सटेंशन स्कीम भी यहाँ पर लाया गया जिसमें सर्टेन कैटेगरी के डिग्नेटरी को स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक प्रकार का मिलेगा ताकि वो विदाउट एक्सेप्ट एक दूसरे के नेशन में जा सके। रीजनल रेलवे एग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन हुआ था और प्रस्ताव आया था। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी आया था, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है वैसे ही सार्क रीजन को डेवलप करने की बात हुई थी ताकि मोटर व्हीकल एंड रेलवेज आपस में कनेक्ट हो सकें। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी कोऑपरेशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, एंड सार्क रीजन सैटेलाइट लॉन्च प्लान भी यहाँ पर बना था। बात करते हैं आसियान की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये साउथ ईस्ट नेशन का एक ग्रुपिंग है। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। एस्टैब्लिश हुआ था 1967 बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत। जो फाउंडिंग फादर है आसियान के वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। उसके बाद दूसरे मेंबर जुड़े थे और आसियान एक्सपांड हुआ था। जुड़ने वाले मेंबर थे ब्रूनी, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार यानी कि बर्मा और वियतनाम। इस मैप के थ्रू आप देख लीजिए जो मेंबर एशियन मेंबर है, जो मेन मेंबर है वो कॉफी या ब्राउन कलर के अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है। आसियान +3 एक ग्रुपिंग है, इसके अंदर ये जो कलर वाले कंट्रीज है वो जुड़ गए। ईस्ट आसियान समिट के अंदर ग्रीन कलर वाले कंट्रीज भी है जिसमें इंडिया भी शामिल है। फिर आसियान कैंडिडेट ऑब्जर्वर जो लाइट ग्रीन कलर के, ये सब ऑब्जर्वर कंट्री आसियान के, एंड आसियान रीजनल फोरम के अंदर ये सभी मौजूद रहते हैं, राइट। तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। आसियान वे की हम बात करते हैं। आसियान वे को अचीव करने के लिए ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन साउथ ईस्ट एशिया TAC को साइन किया गया था अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज, जिसमें इंडिया ने भी सिग्नेचर किया था 2003 में। क्या है ये आसियान वे, क्या कहता है ये? तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि इंटरनल अफेयर्स जो भी होगा अपने अपने देश में, उसमें दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकंड, कोई भी थ्रेट या फोर्स को यूज नहीं करेगा अपने डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस सेटल करने के लिए। अपना जो डिफरेंस है, डिस्प्यूट है, वो पीसफुल मैनर में आपको सेटल करना है। कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी होगी एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी को, इक्वलिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी को। एवरी स्टेट हैव द राइट लीड्स इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। हर स्टेट का, हर देश का अधिकार होगा कि वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से अपने आप को छुटकारा करे और अपने आप को फ्री नेशन फॉर द इंटरनल डिस्प्यूट जो है, तो एज अ फ्री नेशन वो अपना डिस्प्यूट अपने आप को सॉल्व करे और बाहर के इंटरफेरेंस को रोक सकता है, तो वो उसको राइट है, राइट। तो ये सब है आसियान वे TAC एग्रीमेंट। एवोल्यूशन देख लेते हैं आसियान का। 1967 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। 1994 के अंदर आसियान रीजनल फोरम बना था। इंडिया उसका मेंबर बना 1996 के अंदर। 97 के अंदर आसियान +3 फॉर्म हुआ था जिसमें चाइना, ये 3 कौन है? चाइना, जापान और साउथ कोरिया।
इनको क्यों ऐड किया? ताकि उनका रीजनल कोऑपरेशन इंक्रीज हो सके। 2010 के अंदर चियांग मिया इनिशिएटिव CMI, एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ था आसियान +3 के अंदर बीच में। उसके अलावा इमरजेंसी लिक्विडिटीज प्रोवाइड करने की बात हुई थी ड्यूरिंग द क्राइसिस, अगर किसी नेशन में आता है तो। 2015 में क्या हुआ? तो आसियान कम्युनिटी प्लान बना, जैसे यूरोपियन यूनियन है उसी प्रकार का। उसके 3 पिलर थे, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशल कल्चरल कम्युनिटी, ताकि इन तीनों पिलर पर ये लोग एक हो सके। अब टाइमलाइन देख लेते हैं इंडिया और आसियान के रिलेशन के बारे में। 1990 के अंदर इंडिया ने एंगेज करना शुरू किया था आसियान कंट्री के साथ अपने लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। 92 के अंदर सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर बना था इंडिया आसियान का। 96 के अंदर फुल डायलॉग पार्टनर बना इंडिया आसियान का। 2002 के अंदर एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करने लगा था आसियान के इंडिया। 2003 के अंदर इंडिया ने ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया TAC को साइन किया था। इंडिया ने काउंटर टेररिज्म डिक्लेरेशन को भी साइन किया था आसियान के साथ। 2009 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स साइन किया था इंडिया ने आसियान कंट्री के साथ, जिससे क्या होगा, फ्री ट्रेड एरिया बनेगा इंडिया और आसियान के बीच में। 2010 के अंदर FTA इन गुड्स इफेक्टिव हुआ, जो यहाँ पर साइन हुआ था 2009 के अंदर। उसके अलावा 2010 में 20th एनिवर्सरी मनाई गई थी इंडिया आसियान डायलॉग पार्टनर का, 20 साल पूरे हुए थे। आसियान इंडिया कमोमरेटिव समिट भी हेल्ड हुआ था उस साल पे। 2012 में इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया था आसियान का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट में भी बातचीत करना शुरू हुआ था और कंक्लूड हुआ था। 2014 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट साइन किया गया था सभी नेशंस के द्वारा इंडिया के साथ। आसियान के जितने भी मेंबर थे इंडिया के साथ इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, फिलीपाइंस के अलावा। अब बात करते हैं एपेक की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक जो है वो एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, एस्टैब्लिश हुआ था 1989 के अंदर। क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? ताकि ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंसी जो है एशिया पैसिफिक का वो लेवरेज किया जा सके। 21 मेंबर है। इसका एम क्या है? ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी बनाई जाए अमॉन्ग द पीपल ऑफ द रीजन। उसके साथ साथ ये कैसे किया जाएगा, प्रॉस्पेरिटी कैसे मेंटेन होगी? तो बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ एंड कोऑपरेशन अचीव करके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बना के। ये सारे मेंबर्स हैं एपेक के। आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ पैसिफिक रीजन। क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया था? सो इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंसी, जो इंटरडिपेंडेंसी ग्रो हो रही थी एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज की, उसको मद्देनजर रखते हुए एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक बनाया गया था इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा एक और फियर था हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड जापान, जो मेंबर है G8 का, तो उसको वो डोमिनेट ना करे एशिया पैसिफिक रीजन में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एपेक बनाया गया था। उसके अलावा नया मार्केट बनाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल का यूरोप के बाहर ट्रेड करने के लिए। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था लेकिन डिनाइड किया गया क्योंकि पैसिफिक ओशन का बॉर्डर इंडिया को टच नहीं करता। इंडिया एक ऑब्जर्वर मेंबर जरूर है एपेक का, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर के अंदर, राइट। सो आई होप आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरव्यू मैंने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट हो या तो एक्स्ट्रा आपको डिटेलिंग जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।